अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि रेहान अल्लाहवाला फाउंडेशन और कनेक्टिंग पाकिस्तान, कनेक्टिंग वर्ल्ड के थ्रू हम एक इंटरव्यू का सेशन लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर कम और बेश हम 500 इंटरव्यूज़ करेंगे और 500 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को बुलाएँगे, इनवाइट करेंगे अपने शो के अंदर। और वो पर्सनैलिटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर और वर्ल्ड के अंदर किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी मुकाम पे पहुँची हुई होंगी, और उनके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो हमारी ऑडियंस तक पहुँच सके और कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई बेनिफिट हम हासिल कर सकें। तो आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं, टीचर भी हैं, और बाकी जो उनका इंट्रोडक्शन है वो खुद करवाएँगे, शेख शिराज अहमद। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। और कैसे हैं आप? और अपना थोड़ा-सा तारुफ़ करवा दें। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। जहाँ-जहाँ भी ये ब्रॉडकास्ट सुनी जा रही है, हम लाइव हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ पे लोग हमें सुन रहे हैं, उनको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेख शराज अहमद है। बाय प्रोफ़ेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टीचर हूँ। दर्स व तदरीस के शोबे से पिछले 4 साल से वाबस्ता हूँ। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, यानी कि ऑनलाइन भी बच्चों को सिखा रहा हूँ। जो मैं अपने कॉलेज में बच्चों को टीच करता हूँ, स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ, वही चीज़ें, वही लेक्चर्स, वही सारा कुछ मैं यूट्यूब के ऊपर भी अब सिखा रहा हूँ। ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। जी सर। जी शिराज भाई, बहुत शुक्रिया अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपने अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर कुछ अपने शोबाजात लिखे थे, टीचिंग बाय प्रोफ़ेशन जैसे आपने बताया भी, फिर आप मोटिवेशनल स्पीचेज़ भी देते हैं, पब्लिक स्पीकिंग भी आपकी स्किल भी है। ये सारा आपका कैसा सिस्टम था कि आपने ये सारी चीज़ें कैसे चुनी? एक टीचर हो, फिर टेक्निकल टीचर हो, फिर मोटिवेशनल भी हो। टेक्निकल जो एजुकेशन है वो हमारे जहाँ तक मैं भी एक टेक्निकल स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ पे कितनी बोरिंग होती है। तो कैसे आपने सजेस्ट किया, आप कैसे उसको लेके आए, मोटिवेशन खुद लेके आए, फिर आपने उसको मोटिवेशनल एक चैनल के थ्रू कोशिश की रन करने की, कि आपने इस सारी चीज़ को कैसे मैनेज किया ये? अच्छा देखें, जहाँ तक बात है टेक्निकल एजुकेशन की, सो आई बिलीव कि जो जनरल एजुकेशन है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं एफए, बीए, ये सिंपल इस तरह की जो बेसिक जनरल एजुकेशन है वो बोरिंग एजुकेशन है। लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन है वो बोरिंग नहीं है। क्यों बोरिंग नहीं है? क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन जो है उसमें ऑलमोस्ट 20% आपकी जो है वो थ्योरी है, 80% आपका प्रैक्टिकल है। रिलेटिव करता है, बाज़ जगहों पे बाज़ कोर्सेज में 70% प्रैक्टिकल है, 30% थ्योरी है। लेकिन जो मैं टीच कर रहा हूँ उसमें 20% थ्योरी है और 80% प्रैक्टिकल है। और हजूरे वाला जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल 80% करवाया जाता है, सपोज आपका एक सब्जेक्ट है ऑटो कैड, उसमें सिर्फ आपको 20% पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में ओवरव्यू दिया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि होता क्या है। 80% आपसे प्रैक्टिकल वो काम करवाया जाएगा। कंप्यूटर के ऊपर है या कोई भी इस तरह की स्किल है। जैसे अगर ऑटो मैकेनिक का मतलब कोर्स है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें हम बच्चों को ऑटो मैकेनिक की, यानी कि गाड़ी वगैरह खोल के उसको बंद करना, उसके इंजन, उसके स्पेयर पार्ट्स, सारी वर्किंग सिखा देते हैं। इसी तरह अगर सिविल में मैपिंग की मैं बात करूँ, या इसको जिसको हम ऑटो कैड के नाम से जानते हैं, उसमें बच्चे को हम पहले सिखाते हैं कि बेटा इस तरह नक्शा बनाया जाता है, ये नक्शे के, नक्शा बनाने के, मैप बनाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपने बनाना है। फिर उसके बाद हम 80% जो टाइम है अपने लेक्चर का, अपनी स्टडी का या अपने डे का, उसको हम कंज्यूम करते हैं बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देने पे। उसमें बच्चा खुद अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के या लैपटॉप के ऊपर बैठ के 80% जो टाइम है वो नक्शा बनाने में गुजारता है। मेरा ऐसा मानना है कि टेक्निकल एजुकेशन जो है वो, उसमें बोर तो बच्चा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि बेसिकली उसमें बच्चा कोई ना कोई काम करता रहता है, बजाय इसके कि जो जनरल एजुकेशन के हमारे लेक्चर्स होते हैं उनमें हमारे स्टूडेंट सारे बैठ के, तो जब सुबह से शाम तक ऐसे हाथ बांध के सुनते रहते, सुनते रहते, सुनते रहते, तो वो घंटा सुनते, 2 घंटे सुनते हैं, उसके बाद बच्चे तंग पड़ जाते हैं या बोर हो जाते हैं, तो हमें उनको ब्रेक देनी पड़ती है या रेस्ट देनी पड़ती है। दूसरी आपकी चीज़ थी कि आपने जो मोटिवेशनल स्पीकिंग स्टार्ट की है, आपका ये क्वेश्चन था। वो मैंने इस हवाले से स्टार्ट की। देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर क्या है?
या उसकी डेफिनेशन क्या है या उसका मीनिंग क्या है। वो बेसिकली बनता है वो इंसान जो किसी को गाइड करता है, किसी को मोटिवेट करता है, किसी काम को उभारना, काम को करने के लिए उभारता है, तहरीक देता है। सो मोटिवेशनल स्पीकर जो है मेरे नज़र में, मेरे नज़दीक आई बिलीव के हर इस दुनिया में हर एक इंसान है और उसको होना भी चाहिए। कैसे? वो इंसान जो किसी भी दूसरे को मुश्किल में, परेशानी में जाके थपकी देता है, सहारा देता है, हौसला देता है, उसको गाइड करता है, उसको मेंटरशिप देता है और उसको समझाता है, मेरे नज़दीक वो बंदा मोटिवेशनल स्पीकर है। वो बंदा जो किसी की हेल्प आउट कर रहा है किसी भी वे में, वो बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर है। सो इस वजह से मैंने साथ में ये स्टार्ट किया कि हमारी यूथ को, हमारे नौजवानों को गाइडेंस की ज़रूरत है, साथ में मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। सो उनको अगर थोड़ी सी सीधा रास्ता दिखाया जाए, गाइडेंस दी जाए, तो उसके साथ उनको मोटिवेट किया जाए, तो वो इस दुनिया की किसी भी मंजिल को अचीव कर सकते हैं, किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। इस वजह से मैंने ये सारा स्टार्ट किया था। जी सर। हमारा क्वेश्चन आज जो है वो शेख साहब ये है कि पर्सनालिटी जो डेवलप होती है वो किन चीज़ों की वजह से होती है। इनमें कितने देखें, कोई भी सब्जेक्ट होता है या कोई भी एजुकेशन होती है या कोई भी फील्ड होती है, उसके अंदर कुछ लेवल्स होते हैं। अब पर्सनालिटी डेवलपिंग के ऊपर हमारे कुछ लेवल्स होंगे। वो किस किस्म की पर्सनालिटी डेवलपिंग होगी, ड्रेसिंग भी उसमें आ सकती है, और कौन कौन सी चीजें उसके अंदर आ सकती हैं। ड्रेसिंग का जो मेन पर्पस है ना, वो उसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करें, फिर अगला क्वेश्चन मैं इससे इसी के रिलेटेड आपसे करूंगा। ठीक है। अच्छा देखिए जिशान साहब, हमारी जितनी भी ऑडियंस सुन रही है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि हम किसी बेकरी में जाते हैं, तो बेकरी में जाके मिसाल के तौर पे हमने कोई केक परचेज करना है। केक खरीदने से पहले, केक खाने से पहले, हम सबसे पहले देखते हैं कि वो बना कैसा है, वो दिखने में कैसा है, आया कि वेदर वो खूबसूरत है, वेदर वो खाने के लायक है, वो प्यारा सा लग रहा है, वो क्लिकी सा लग रहा है, वो खूबसूरत लग रहा है, वो हमारे दिल को भा रहा है। हम 2 4 5 10 जितने केक पड़े होते हैं उनमें से जो हमें सबसे प्यारा लगता है, जो खूबसूरत लगता है, जिसके ऊपर डिजाइनिंग अच्छी की होती है, जिसका आर्ट अच्छा होता है, जिसके अंदर मटेरियल अच्छा लगा होता है, वो हम देख के सेलेक्ट करके चूज करते हैं और उसको कहते हैं ये भाई पैक कर दो हमें। सो इंसान भी इसी तरह है कि अगर आप दिखने में अच्छे लगते हैं, दिखने में आप अच्छे लगते हैं, क्लिकी लगते हैं, दिखने में आप खूबसूरत लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, और प्यारे लगने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारी ड्रेसिंग है। इस चीज़ से हटके ड्रेसिंग जो है वो बेसिकली हमारे प्रोफेशन को, हमारे पैशन को, हमारी वर्किंग को, इन सारी चीज़ों को भी एलेबोरेट करती है, इन सारी चीज़ों को भी शो ऑफ करवाती है कि हम बेसिकली हैं क्या। ड्रेसिंग जो है, या जिसको हम पहनावा कहते हैं, जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, बनाया, तब से लिबास जो है वो मरकज़ निगाह रहा है। तब से इंसान ने लिबास पहनना शुरू किया और आज तक ये मरकज़ निगाह है और आइंदा भी रहेगा। सो जो बेस्ट आउटफिट है, जो बेहतरीन लिबास है, इंसान को अपने लिए वो चूज़ करना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जी किस तरह का लिबास चूज़ किया जाए, कैसा लिबास पहना जाए, कौन सा लिबास खूबसूरत है, कौन सा लिबास मुझ पे सूट करता है। सो वो उसमें 2 4 चीज़ें हैं कि आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली पहने, आप अपने फंक्शन के अकॉर्डिंगली पहने, कि आपने जॉब पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, किस जगह पे आप जा रहे हैं। फिर आपका जो प्रोफेशन है इसमें वो बहुत ज़्यादा मानिंग रखता है कि आप लॉयर हैं, आप अगर टीचर हैं तो आप वो ड्रेसिंग पहने, वो आप कपड़े पहने, वो लिबास पहने जो पहन के आप टीचर लगें। ठीक है, जैसे मैंने आपको केक की मिसाल दी कि एक टीचर जो है वो अगर कोई फजूल सा मतलब कपड़े पहन के या मतलब आउट ऑफ ट्रेंड पहन के कुछ चला जाएगा, या कुछ ऐसी चीज़ें पहन के चला जाए जो उस पर सूट नहीं कर रही, तो बच्चे ऑब्वियसली उस पर हंसेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं वो उनसे बजाय इसके कि सीखें, उनसे नॉलेज लें या उनका मैसेज टीचर का बच्चों तक पहुंचे, बजाय इसके बच्चे टीचर पे हंसेंगे कि ये क्या पहन के आ गया, या हमारे उस्ताद को, हमारे टीचर को पता ही कोई नहीं है। सो लोग कहते हैं कि आपकी जो जुबान है, आपके जो अल्फाज हैं वो बहुत मानी रखते हैं, लेकिन बोलने से पहले कोई भी इंसान जो है वो आपकी ड्रेसिंग से आपको जज करता है, आपके पहनावे से, आपके लिबास से आपको जज करता है। सो आप बोलना आपने बाद में है, किसी को आपने बोल के बाद में बताना है कि देखें जी मैं जज हूँ, मैं वकील हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बिलीनियर बंदा हूँ, मैं मिलीनियर हूँ, या मैं फलां बंदा हूँ। उससे पहले आपके लिबास से लोगों को पता चलता है कि ये ट्रस्टवर्दी बंदा है,
ये ईमानदार बंदा है, ये कॉन्फिडेंट बंदा है, ये बात करने के लायक बंदा है भी या नहीं है। इसकी एक छोटी सी मिसाल देके अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ कि आप बाजार में चले जाएं, एक वो बंदा, दो लोग उस बाजार में या किसी गली में स्ट्रीट में मौजूद है। एक बंदा वो जिसने गंदे कपड़े, फटे पुराने मैले से कपड़े पहने हुए, उसके साथ एक और बंदा है जो थोड़े से फासले पे खड़ा है, जिसने थ्री पीस या सूटेड बूटेड या अच्छा पैंट शर्ट सलवार कमीज ऊपर वेस्ट कोट या कोट पहने है, पॉकेट स्केयर लगाया हुआ है, अच्छे से बाल बनाए हैं, अच्छे से शूज पहने हुए, नाइस शूज पहने। तो अगर आप वहां पे उस गली में एंटर होते हैं, आपने रास्ता पूछना है, तो ऑब्वियसली आप उस बंदे के पास जाएंगे जिसने अच्छी ड्रेसिंग की है, जो अच्छा लग रहा है। आप हालांकि नो डाउट उसको हो सकता है ना पता हो, लेकिन आप उसी बंदे के पास जाएंगे क्योंकि आपको वो ट्रस्ट वर्ती लगेगा, आपको वो ईमानदार लगेगा, आपको वो ऑनेस्ट लगेगा, आपको वो बात करने के काबिल लगेगा, बजाय इसके कि आप वो गंदे कपड़ों वाले बंदे से बात नहीं करेंगे। तो ये मेरा इस पे पॉइंट था। जी जीशान साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया आपने। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जी ड्रेसिंग से क्या होता है। हमारा ये माशरा ना, मैं इसको बुरा तो नहीं कहूंगा, ना कुछ ऐसा कहूंगा कि बुरा लगे लोगों को, ऑडियंस को, लेकिन हमारे माशरे के अंदर ये चीज है कि यार कपड़ों से कुछ नहीं होता। इंसान का किरदार अच्छा होना चाहिए, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए, इंसान की चलो सूरत भी अच्छी होनी चाहिए फिर भी चल, लेकिन कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जैसे हम उलमा को देखते हैं, मदारिस के बच्चों को देखते हैं, तो वो प्रॉपर एक लिबास में आते हैं और वो लगता है कि ये इस इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, इस इंस्टीट्यूट का ये टीचर है, इस इंस्टीट्यूट का, मतलब एक प्रोफेशनल लगता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे काउंटर करेंगे कि यार ये एक जो माइनस बड़ा मेजर क्वेश्चन है कि हम किस तरह आप लोगों को टैकल करें, किस तरह हम लोगों को जवाब दे सकें कि यार कपड़ों से नहीं, सीरत से नहीं, कपड़ों से भी जवाब दिया जा सकता है। अच्छा देखिए, हमारा जो मुआशरा है, इंडो पाक स्पेशली, इंडिया पाकिस्तान ये वाली सारी जो बेल्ट है, हम माजरत के साथ हमें एजुकेशन की भी कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन भी है, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों की अभी कमी है, हम अभी डेवलप हो रहे हैं, हम अभी यूरोप से, अमेरिका से, गोरों से बहुत पीछे हैं। हमें ये चीज़ माननी होगी। सबसे पहले जो चीज़ है वो आपकी आती है थिंकिंग, आपकी मेंटेलिटी। जब हमारी थिंकिंग में ये चीज़ नहीं है तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे? आपका जो सवाल है उसके रिलेटेड आंसर ये है, सबसे पहले तो मैंने ये काउंटर किया कि थिंकिंग का यहाँ पे मसला है, सोच का मसला है, हमें सोच बदलनी होगी, सोच बदलेगी तो हम लोगों को बदलेंगे, लोग बदलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन होगा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जो लोग आपको ये चीज़ कहते हैं कि जी आपका किरदार अच्छा होना चाहिए, आपकी सीरत अच्छी होनी चाहिए, आपका लिबास से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये उनकी बहुत ही कह लें कि मतलब उनकी लो मेंटेलिटी है, या उनको इस चीज़ के बारे में अभी इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। इतना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरे पास हंड्रेड ऐसी मिसालें हैं, थाउजेंड ऐसी मिसालें हैं कि मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि किस किस जगह पे कैसे कैसे ड्रेसिंग की वजह से लोगों को वर्क मिली, लोगों को बेनिफिट हुआ, और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे ड्रेसिंग की वजह से लोगों को लॉस हुआ। ठीक है, तो ड्रेसिंग जो है ना, किरदार बाद में आता है, आपकी सीरत बाद में आती है, आपने जुबान बाद में खोलनी है, आपने अपना मुंह बाद में खोलना है। पहले लोगों ने आपको, ये आपका फेस देखना है, आपके कपड़े देखने, फिर ही कोई आपसे बात करेगा। जैसे मैंने आपको पिछली मिसाल दी कि एक बंदा जिसने मैले फटे कपड़े पहने हुए, उसके बदले से एक बंदे ने अच्छा सूटेड बूटेड पहना है, शूज पहने, नाइस शर्ट पहनी, नाइस टाई लगाई है, उसने नाइस हेयर्स अपने कॉम किए हुए सारा, तो आप जाके उसी बंदे से बात करना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वो बंदा जिसने अच्छे कपड़े नहीं पहने या जिसका लिबास गंदा है, मैला है, फटा है, पुराना है, उसको लोग मुंह नहीं लगाएंगे। आप बाद में बोल के किसी को बताएंगे कि भाई मैं एक लॉयर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं फलां हूँ, उससे पहले लोग आपको आपके लिबास से जज करते हैं। तो ये गलत मेंटालिटी है, गलत सोच है कि जी मेरी सीरत अच्छी होनी चाहिए, मेरा किरदार अच्छा होना चाहिए और मेरा लिबास अच्छा ना हो। कायदे आजम जो फाउंडर है पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया है, आप उनकी मिसाल ले लें, कभी आप उनकी ना गूगल पे जाएं, जाके आप उनकी पिक्स निकाल के देखें, उनकी तस्वीर देखें, उनकी वीडियोस देखें, कितनी शानदार किस्म की ड्रेसिंग की होती है कायदे आजम ने। मतलब उस जमाने में भी, हालांकि आज से 70 साल पीछे चले जाएं, 80 साल 90 साल पीछे चले जाएं, उनकी ड्रेसिंग निकाल के आप देखें, आप दंग रह जाएंगे कि क्या कमाल की, क्या लेवल की उस जमाने में ड्रेसिंग की है। सूट पहना है तो पेंट कोट पहना है, टाई पहनी है, शेरवानी पहनी है, कुर्ता पजामा पहना है,
शूज़ पहने, बाल कैसे बनाए, सारी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर मैटर ना करें, आपका सीरत या किरदार ही मैटर करता है, तो भाई हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो फिर हम सिंपल वो क्या उसको कहते हैं, शॉर्ट्स पहन के, कच्छा बुनैन पहन के चले जाते हैं। उन्होंने कहा जी मेरा किरदार बड़ा अच्छा है, तो लेकिन मैं कपड़े नहीं अच्छे पहन सकता या मैं नहीं पहनूंगा, तो भाई कौन आपको जॉब पे रखेगा, कौन आपको काम देगा। ठीक है। इसी तरह आप किसी से और किसी भी मीटिंग के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, बाजार ही जाते हैं, इवन दो आप अच्छा ड्रेस पहन के जाएं, यकीन करें दुकानदार आपको मुंह लगाएगा। आप अगर अच्छा ड्रेस नहीं पहन के जाते तो वो कहेगा यार ये पता नहीं शायद वो मांगने वाला मुंह उठा के आ गया, या वो आपको वो वैल्यू ही नहीं देगा। ठीक है। इसी तरह हमारे जो इमेज कंसल्टेंट है, वो इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट है हामिद सईद साहब, वो एक छोटी सी मिसाल देते हैं, इससे बात वाइंड अप करूंगा। वो कहते हैं एक पाकिस्तानी हमारे बड़े बिजनेसमैन थे, वो अमेरिका में जाते हैं, वहां पे जाके किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं, तो उन्होंने लिबास पहना होता है, कोई जीन्स पहनी होती है, पुराने से शूज पहने होते हैं, ऊपर कोई लेदर की जैकेट पहनी होती है, गंदी सी मिट्टी पड़ी होती है उसके ऊपर। तो वो कहते हैं हालांकि वो मिलीनियर होते हैं, अच्छे खासे पैसे वाले, वो अमेरिका में किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, तो वो जो उनकी रिसेप्शनिस्ट है वो उनकी बात ही नहीं सुनती। उनको मीटिंग करवाना तो बड़ी दूर की बात है, वो गेट से एंटर होते हैं तो वो उनकी बात ही नहीं सुनती। तो वो कहते हैं वो मेरे पास आते हैं, मैं उनको समझ जाता हूँ कि उनका मसला क्या है, फिर मैं उनको अच्छी सी ड्रेसिंग करवाता हूँ, शूज़ नए लेके देता हूँ, अच्छा सा सूट पहनाता हूँ, टाई लगाता हूँ, तो मैं उनके साथ जाता हूँ कि देखते हैं क्या मसला है। तो कहते हैं वही रिसेप्शनिस्ट जो उनको मुंह नहीं लगा रही थी, बात नहीं पूछ रही थी, हाल नहीं पूछ रही थी, या जब ये बात करने जाते थे तो वो कहती थी आई एम बिजी। ठीक है। वही रिसेप्शनिस्ट खुद उठ के आई है, उसने वेलकम किया है, आए सर हाउ मे ये हेल्प यू। सो ये ड्रेसिंग की पावर है, ये ड्रेसिंग की कह लें कि मतलब वो चीज़ है जो हमें सीखनी होगी। जी जिशान साहब। बिल्कुल आपने सही एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी आपके आंसर में से उठता है कि जब हम कोई चीज बाजार में लेने के लिए जाते हैं, तो जिस बंदे ने सूटेड बूटेड, जैसे आपने बोला कि सूटेड बूटेड होता है, उसको हम प्राइस भी और लगता है, ये भी तो हमारे मुआशरे का अलमिया है ना। उसको उसी सब्जी का, उसी फ्रूट्स का, उसी कपड़ों का, उन्हीं गारमेंट्स की चीजों का, किसी भी चीज का वो परचेज करने जाता है तो उसको रेट का मतलब कि और लगता है। और जो थोड़ा लो लेवल का होता है उसको चीज भी और दिखाई जाती है, उसको रेट भी और लगता है, तो ये भी तो है एक अलमिया। अच्छा देखिए, ये जो आपने बात की ना जिशान साहब, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप फॉरेन में जाएं वहाँ पे, तो मिसाल के तौर पे वहाँ पे ब्रेड है एक, ब्रेड उसका एक रेट होगा जो पूरे मुल्क में चलेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे जो प्राइस कंट्रोल वाले हैं, या मतलब जो इस तरह की चीज़ें वर्किंग अथॉरिटीज़ हैं, नो डाउट वो काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे ये मसला है कि अगर आप किसी एक जगह पे जाते तो आपको रेट और लगेगा, दूसरी जगह पे जाते रेट और लगेगा। इसका इशू है। लेकिन यहाँ पे अगर रेट ही सेम हो, यानी कि पूरे मुल्क में एक ही रेट हो, आपकी अथॉरिटी जो वर्क कर रही है, चेक एंड बैलेंस कर रही है, वो कह दें कि मिसाल के तौर पर 10 रुपये किलो ये चीज़ मिलेगी, वो अमीर जाए, गरीब जाए, ड्रेसिंग वाला जाए, कोई मांगने वाला जाए, सबको सेम रेट पे मिले। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का ये इशू है कि जो बाजार वाले हैं, लोग इस चीज़ का देखते हैं कि ये बंदा अच्छा वेल ड्रेस है, अच्छी पर्सनैलिटी वाला लग रहा है, उर्दू स्पीकिंग है या इंग्लिश स्पीकिंग है, तो इसको रेट थोड़ा सा ज़्यादा लगाया जाए, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे अशियाए होतो नोश है या बाकी जो चीज़ें हैं खरीदने वाली, इस्तेमाल वाली, उनके रेट फिक्स नहीं है। एक ये भी मसला है। फिक्स हैं तो उन पर अमल दरामद नहीं होता सब पे। फिक्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें कि मतलब जो फूड में है फिक्स है, लेकिन अमल दरामद नहीं होता, फिर भी रेट उनका एक्सीड करके ज्यादा मतलब लगाते हैं वो। तो इस चीज का नो डाउट मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इशू है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप जो ब्रांड है उन पे जाएं, जैसे आप कपड़े लेने कपड़ों के ब्रांड पे जाएं, तो वहां पे आप जाएं, छोटा बच्चा जाए, बड़ा जाए, मेल जाए, फीमेल जाए, चाहे कोई मांगने वाला जाए, गरीब जाए, कोई भी जाए, सेम रेट लगेगा। वो अगर बाटा पे एक मिसाल आप जाएं, आपको लेदर के शूज दे रहे 4,000 के, आप जाएं, मैं जाऊं, कोई भी बंदा जाए, वो 4,000 के देंगे। वो ये नहीं अगर आप 3 पीस पहन के जाते तो आपको 4500 रेट लगाएंगे, अगर आप शलवार कमीज पहन के जाते तो आपको 3500 लगाएंगे, अगर आप गंदे से कपड़े पहन के जाते तो 3,000 लगाएंगे कि ये तो गरीब बंदा है। तो ऐसा नहीं होगा। आप इस तरफ जा सकते हैं कि अच्छे ब्रांड से जाके एक सूट ले आए या एक शूज ले आए, इस तरह कर सकते हैं। जी निशान सर। ये तो हो गई कॉन्फ्लिक्ट से जो हमारे जो इश्यूज थे। अब यहाँ पे जो हमारे कैरियर काउंसलिंग है, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंटरव्यूज हैं, जॉब्स हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है,
और इंजीनियर की जॉब है। अब कैसे रैंक करेंगे और कौन कौन सी ड्रेसिंग जो है वो आप सजेस्ट करेंगे? कैसी कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए इंटरव्यू के हवाले से? फिर स्कूल कॉलेज लेवल पे एक यूनिफॉर्म का एक सिस्टम होता है, अच्छी सी ड्रेसिंग उनके लिए क्या क्या सजेस्ट होना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल जो टाइम था ना वो डिजिटल हो गया, हर चीज अब डिजिटल हो गई है। तो हमारी ड्रेसिंग भी काफी सारा फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी ड्रेसिंग भी पुरानी स्कूल्स कॉलेज की चली चली आ रही है। इंटरव्यू के हवाले से, फिर जॉब्स बिजनेस के हवाले से, सारी चीजों के हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे? कैसे इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, ये जो इंटरव्यू का मामला है आपने डिस्कस किया यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा कह लें कि इशूएबल चीज़ है। ये कह लें कि बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो बेल्ट है, हमारी जो स्कूलिंग है, हमारा कॉलेज लाइफ, हमारा यूनिवर्सिटी लेवल, यहाँ तक के बिलीव करें एक बंदा ग्रेजुएट हो जाता है, 16 साल तालीम हासिल कर लेता है, उस सारे में उस ड्रेसिंग का कहीं जिक्र ही नहीं आता, जो कि उसकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी तरह हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, इसमें फ्लॉज हैं, इसमें बड़े सारे मसले हैं कि इसमें कैरियर गाइडेंस नहीं है, कैरियर काउंसलिंग नहीं है, इसमें बच्चों को उनके टैलेंट के अकॉर्डिंगली नहीं भेजा जाता। बस कह दिया जाता है कि जी इम्पोज कर दिया जाता है, आपने तो इंजीनियर ही बनना है जी, साढ़े खानदान में बनते ही डॉक्टर ने, आपने डॉक्टर ही बनना है, ठीक है। तो इस तरह के बड़े मसले हैं कि हमें ये चीज़ नहीं सिखाई जाती, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में। फिर मसला ये बनता है कि जब बच्चा यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है किसी अच्छी, वेदर वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, या टीचर है, या किसी भी फील्ड से वो ताल्लुक रखता है किसी पोस्ट के लिए, जब वो इंटरव्यू देने जाता है, फिर उसको बड़ा मसला बनता है। क्योंकि अब उसने सीखा नहीं होता कि इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू में अपनी ड्रेसिंग कैसे करके जानी है, तो फिर उसके लिए मसला बनता है। यहाँ पे मैं इंटरव्यू की बेसिक सी जो ड्रेसिंग है वो ज़रूर बता देता हूँ। देखिए, ये जो मैंने सूट पहना हुआ है इसको हम कहते हैं सूट। सूट वो वाला नहीं, शलवार कमीज वाला सूट नहीं, SUIT वाला सूट। इसको हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में पाकिस्तान में पेंट कोट कहते हैं, या इसको 2 पीस 3 पीस भी कह देते हैं, वो उसका सब कैडर आ जाता है, या सब फॉर्म आ जाती है। सो जो पूरी दुनिया में जो ड्रेसिंग चलती है वो बेसिकली सूट चलता है, सूट, जिसको हम पेंट कोट उर्फे आम में या आम लफ्जों में कहते हैं। सो इंटरव्यू के लिए जब भी आपने जाना है तो सबसे पहले आप ये देखें आपकी सीट क्या है, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, आप लॉयर हैं, आप जज हैं, आप बिजनेसमैन हैं, या आप किस सीट के लिए, किस पोजीशन के लिए, मैनेजर के लिए, CEO के लिए, किस पोस्ट के लिए आप जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। सो उसके हवाले से जो एक बेसिक सी ड्रेसिंग है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन हम पेशे के अकॉर्डिंगली, प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली, पोजीशन के अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर देते हैं। बेसिक सी ये है कि आप वाइट शर्ट पहन के जाएं, जैसे मैंने अभी पहनी हुई है वाइट शर्ट। वाइट शर्ट पहन के आपने जानी है। वाइट शर्ट जो किसी क्यों पहनी, ये सवाल है। वाइट शर्ट जो है वो बेसिकली आपको ट्रस्ट वर्दी शो करती है कि ये बंदा काबिल भरोसा है, काबिल एतमाद है, ये हमारी फर्म को, हमारी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर उसके साथ आपने पहन के जाना है कोट, और नीचे पैंट पहन के जानी है उसके साथ, पैंट कोट यानी कि पहन के जाना है अपना। 2 पीस पहन जाए, 3 पीस पहन जाए, दैट्स अनदर, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 2 पीस भी ओके चलेगा। अब जो 2 पीस है उसमें आपने ये करना है, सूट का सबसे बड़ी चीज है कि सूट का कलर कौन सा होना चाहिए, यानी कि पैंट का कोट का कलर कौन सा होना चाहिए, ये बड़ी जरूरी चीज है। यहाँ पे ये कि आप नीला, पीला, हरा, लाल इस तरह का कोई ना पहन के जाएं। जो बेसिक सा एक कलर है जिसको हम नेवी ब्लू कहते हैं, नेवी ब्लू, ये कॉमन कलर है ड्रेसिंग के अंदर, जो आप मतलब किसी भी फंक्शन के लिए भी पहन के जा सकते हैं, इंटरव्यू के लिए भी पहन के जा सकते हैं, आप डेली डे टू डे रूटीन लाइफ में भी पहन सकते हैं। इसके अलावा ग्रे, ग्रे और नेवी ब्लू, ये दो ऐसी सजेशंस हैं कि जो मतलब एवरेज चल जाता है, हर कलर के साथ मैच भी हो जाता है, हर ओकेजन पे आप, ज़्यादातर ओकेजन पे ये पहन सकते हैं, ठीक है। तो आप नेवी ब्लू सूट पहन के जाएं, उसके साथ आप रेड टाई लगा लें, ब्लू टाई लगा लें, वो आप मैच कर लें अपने सूट के साथ। फिर आप पॉकेट स्केयर लगा के जाएं, जो अभी मैंने ये लगाया हुआ है वाइट, इस तरह का आप कोई भी अच्छा सा मैच करके अपनी ड्रेसिंग के साथ वो लगाएं। आपकी जो शर्ट है वो वॉश होनी चाहिए, प्रेस्ड होनी चाहिए, उस पर रिंकल्स नहीं होनी चाहिए। आपको जो कोट है, पेंट कोट है, वो ड्राई क्लीन होना चाहिए प्रॉपरली। फिर नीचे आपने शूज़ पहनने, तो शूज़ आपके ब्लैक शूज़ होने चाहिए, बेल्ट और आपका जो शूज़ है वो मैच होने चाहिए, सेम कलर के होने चाहिए। अगर आपके जो बेल्ट है वो ब्लैक पहना है तो आपका जो शूज़ है वो भी ब्लैक होने चाहिए। शूज़ आपके पॉलिश होने चाहिए। आपके जो बाल हैं वो ट्रिम्ड होने चाहिए प्रॉपरली, और हेयर स्टाइल आपका प्रॉपरली बना होना चाहिए। अगर आप दाढ़ी रखते हैं, यानी कि मेरी तरह बियर्ड रखते हैं, तो आप उसको प्रॉपरली ट्रिम करवा के जाएं। वो बाल निकले हुए नहीं होने चाहिए, अच्छे से मतलब ट्रिम होनी चाहिए।
या आप क्लीन शेव करके जाएं, डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल को फॉलो करते हैं, या आपने वेदर आपने बियर्ड रखी है या नहीं रखी हुई। तो इस तरह आपने अब जो सॉक्स पहननी है वो आप कोशिश करें वो आपका जो ट्राउज़र है यानी कि आपकी जो पैंट है उसके साथ सेम कलर की पहने, वो भी नेवी ब्लू पहने। तो इस तरह आपकी एक बेसिक ड्रेसिंग बन गई है जो कि आप पहन के किसी इंटरव्यू पे जा सकते हैं। अब किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी स्केल के लिए हो तो ये एक एवरेज या जनरल मैंने आपको बता दी है। मजीद प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली, सीट के अकॉर्डिंगली इसको चेंज किया जा सकता है जी। और इसके अलावा जी बिल्कुल। यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन उठता है कि जो स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर और कॉलेज के अंदर क्या ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए? कम से कम ये अगर सब्जेक्ट नहीं हो सकता तो कम से कम डेली का एक पीरियड जो है या डेली की एक क्लास इसके ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपने बोला कि ये चीज आपको सजेस्ट करती है, आपको प्रेजेंट करती है कि आप क्या हैं, आप देखने में कैसे हैं, फिर ही बंदा बात करने के वो सामने वाला एक्सेप्ट करता है कि यार मैं इससे बात करूं। तो जब ये चीज अगर डेली एक क्लास पढ़ाई जाएगी या कम से कम वीकली 2 या 3 क्लासेस होंगी स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक, तो क्या इसके कोई इसका असर पड़ सकता है या इसका जो इफेक्ट है वो आ सकता है? जी बिल्कुल जिशान साहब, ये जो है बाकायदा एक ड्रेस अपना एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ड्रेसिंग जो है यानी कि बेसिकली ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम से बेशक आप एक पूरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दें, उसमें आगे जितने भी उसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये नीचे जितनी भी उसकी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें ड्रेसिंग है, उसमें आपके हाइजीन्स हैं, उसमें आपकी बेसिक एथिक्स हैं, उसमें आपके वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी उसमें शामिल करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक तो नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्स आउट इनका करिकुलम का हिस्सा होंगे, कि मैट्रिक का बच्चा जो पढ़ रहा होगा उसके साथ साथ उसको बेसिक ड्रेसिंग सेंस भी सिखाई जाएगी, उसमें उसको बेसिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी की जाएगी सारी उसकी, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए ताकि बच्चे डे टू डे लाइफ में इसको पढ़े, सीखें और बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में और अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें। ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये बिल्कुल हमारे सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए, हमारे स्कूलिंग में भी होना चाहिए, कॉलेज में भी होना चाहिए और यूनिवर्सिटी में तो मस्ट होना चाहिए। जी निशान। मेरी ड्रेसिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे कुछ सजेस्ट करें। निशान साहब, आपकी ड्रेसिंग माशाल्लाह ठीक है। बस इसमें यह है कि डिपेंड करता है कि आप पहली चॉइस तो ये कि आप देखिए आप किस ओकेजन पे जा रहे हैं, आप किस ओकेजन पे जा रहे हैं, वेदर आप किसी शादी पे जा रहे हैं, वेदर आप किसी बिजनेस मीटिंग पे जा रहे हैं, वेदर आप लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं, वेदर आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं, आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, आपके पास कोई अच्छा डेजिग्नेशन है, उस अकॉर्डिंगली आप पहने। अब मुझे आपके बारे में इतनी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिंपल ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो शर्ट है, अब आपका जो कोट है वो भी चेक वाला है, आपकी शर्ट भी चेक वाली है, तो कोशिश करें चेक को थोड़ा सा अवॉइड करें, कोशिश करें ज़्यादा जो बेसिक कलर है, फुल कलर है, उस पर आ जाए। यानी कि आप एक वाइट शर्ट पहने नीचे से, ये जो अभी आपने शर्ट पहनी, नो डाउट आप माशाल्लाह इसमें बड़े प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इसको अगर आप चेंज करें या रिप्लेस करें तो आप एक वाइट कॉलर्ड वाली लाइक दिस टाइप एक शर्ट पहने, उसके साथ अगर आपने यही कोट पहना हो चेक वाला तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरह है कि आप अपनी ड्रेसिंग को मजीद बेहतर करें, अपने ऊपर काम करें, यही तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है कि अपनी ज़ात को डे बाय डे बेहतर बनाना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू लर्निंग कर सकते हैं। अपनी ज़ात के हर एक पहलू को ठीक करें, अपने आप को बेहतर करें, अपने फेस पे काम करें, अपनी बॉडी पे काम करें, अपने ड्रेसिंग पे काम करें। देखिए ट्राई करें, बार बार चेंज करें, कौन सी चीज़ आप पे सूट करती है, कौन सा सूट, कौन सा कलर आप पे अच्छा लगता है, कौन से शूज आप पे ज्यादा सूट करते हैं, कौन से ग्लासेस आप पे सूट करते हैं। देखिए आप जितना ज्यादा अपने आप को बेहतर बना के पॉलिश करके दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे, उतने ज्यादा लोग आपको वैल्यू देंगे। लोग आपको वैल्यू देंगे तो ही मतलब कह लें कि आपकी लाइफ बेहतर गुजरेगी। लेकिन अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे तो फिर आप भी एक एवरेज लोगों की तरह जिंदगी गुजार के मर जाएंगे और कोई आपको याद भी नहीं रखेगा। जी ये था मेरा आंसर इस सवाल से। लास्ट पे हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कौन सी 2 या 3 चीजें हों जो हम करें ताकि हमारी जो ड्रेसिंग है और हमारी पर्सनालिटी है वो बेहतर हो सके?
इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, ड्रेसिंग के अलावा भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं। दो तीन क्या चीजें आप सजेस्ट करेंगे? अच्छा देखिए, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि अगर जिस दिन आप नई अंडर शर्ट, अंडरवेयर, नई शर्ट, नई ट्राउजर पहने, तो यकीन करें आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ चला जाता है। जिस दिन आप बाल कटवा के आते हैं ना, जिस दिन आप शेव करवा के आते हैं या खत करवा के आते हैं, उसी दिन यकीन करें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ से यहाँ पे होता है। आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं, आप प्यारे लग रहे होते हैं, आप खुद को खूबसूरत महसूस करते हैं। जब आप महसूस अच्छा करते हैं, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं। वो पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो सब तक ट्रांसफर होती हैं। फिर उसके थ्रू आपकी प्रमोशन के, आपके आगे बढ़ने के, आपको काम मिलने के, आपके अपग्रेड होने के, या आपके लाइफ में किसी मुकाम पे पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ड्रेसिंग के हवाले से ये है कि एक तो ये एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का भी काम नहीं है, हफ्ते का, महीने का भी काम नहीं, ये आपको डेली करनी पड़ेगी। उसमें ड्रेसिंग आप अच्छी करें, वीकेंड पे अपना हेयर कट बनवाएं, अपनी बियर्ड है वो उसको प्रॉपरली ट्रिम करवाएं, या आप अपना कट करवाएं, शेव करवाएं, जो भी आप करते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आप खुद को बेहतर बनाने के लिए डेली एक दफ़ा नहाएं, शावर लें, और कोशिश करें अच्छी ड्रेसिंग पहने। जब भी आपने बाहर जाना है, कभी भी कोई शॉर्ट्स, कोई फजूल किस्म के कपड़े जो हैं इस तरह के पहन के ना जाए। हमेशा तैयार होके, वेल ड्रेस होके, अच्छे सूटेड बूटेड होके आप मतलब रेडी होके बाहर जाएं। उसमें अब ये है कि आप अपने काम के हवाले से अपने कपड़ों का इंतखाब करें कि आपका प्रोफेशन क्या है। जैसे मैं टीचर हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरह के कपड़े लूँ जो मेरे प्रोफेशन को सूट करते हैं। अब मैं यहाँ पे रेड शर्ट पहन के वो जो एक्टर हैं उनकी तरह बैठ जाऊँ तो मैं कार्टून ही लगूंगा, ठीक है। वो एक टीचर वाली लुक वो नहीं आती। तो इस हवाले से ये है कि हमें अपनी ज़ात को डे बाय डे बेहतर बनाना होगा। ड्रेसिंग में ये है कि आप अच्छे कपड़े पहने, सेलेक्ट करें, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली कपड़े पहने, अपने बाल कटवाएं, बियर्ड को ट्रिम करवाएं। इसको हम बेसिक हाइजीनिक भी कहते हैं या बेसिक हाइजीन्स भी कहते हैं। आप इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करें, इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होगा, आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप अच्छे तरीके से लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आपको कहने के ज्यादा काम मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। जी जिशान साहब। लास्ट, और इसमें आप ये बताएं कि आपका फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब और किस नाम से है, ताकि लोग, जो ऑडियंस देख रही है और हम लोग तमाम लोग आपको फॉलो कर सकें और कुछ सीख सकें आपसे। जी मेरा नाम है शेख शराज अहमद। इसी नाम को आप इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करें, शेख शराज अहमद ऑफिशियल। फेसबुक के ऊपर मेरा जो आईडी है, अकाउंट है, वो है शेख शराज अहमद के नाम से। जो मेरा फेसबुक पेज है वो है शेख शराज अहमद ऑफिशियल। अगर आप सर्च बार में जाके सर्च करें शेख शराज अहमद ऑफिशियल, तो मेरा फेसबुक पेज आ जाएगा। इसी तरह अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें तो शेख शराज अहमद यही नाम आपने लिखना है, तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। इसी तरह अगर टिकटॉक पे शॉर्ट मोटिवेशन की वीडियोस के लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं, तो टिकटॉक के ऊपर जाके भी आप शेख शराज अहमद लिखेंगे तो मेरा अकाउंट आ जाएगा। इसी तरह पिंटरेस्ट है। हर अकाउंट के ऊपर, यानी कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आपके पास लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, 7 8 10 जितने भी मैंने नाम लिए, इन सब के ऊपर मेरा सेम नाम आप लिख के कॉपी पेस्ट करके मुझे सर्च कर सकते हैं, शेख शराज अहमद। वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वायरी हो, तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी जी सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। एक हम भी लर्निंग में हैं, सीख रहे हैं अभी। और रेहान सर, रेहान अल्लाह वाला फाउंडेशन जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है। उन्हीं उन्हीं की वीडियोस, उन्हीं के लेक्चर्स और उन्हीं को लाइव देख देख कर हम भी मोटिवेट हुए। फिर कांटेक्ट हुआ उनसे, फिर उनसे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इस फील्ड में आएँ। तो कोशिश की, उन्होंने कुछ प्रोसेस से, जैसे आपको पता है, वो कंप्लीट करवाए। वो कंप्लीट करने के बाद फिर एक इंटरव्यू का सेशन उन्होंने कहा कि आप इसको स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें बेहतर होंगी, ड्रेसिंग भी बेहतर होगी, बोलना भी बेहतर होगा, स्किल्स भी बेहतर होंगी, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहेंगे। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। अच्छा देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक है रिहान अल्लाह वाला का, मैं ज़ाती तौर पे उनको अपना टीचर समझता हूँ, अपना बड़ा भाई समझता हूँ। मेरे वो कोच हैं, मेंटोर हैं, टीचर हैं। मैंने गालिबन 2000
16 या 17 में गालबन उनकी वीडियो एक देखी थी, 2017 में। उसके बाद फिर एक आध साल नहीं मिले वो मुझे। 2019 से मैं उनको रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ, 2019 से, पिछले साल से, ये 2020 खत्म होने वाला है, मैं उनको रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। और उन जैसा नाइस ह्यूमन बीइंग शायद ही इस दुनिया में कहीं मैंने तो नहीं देखा। बहुत ज़्यादा हम्बल इंसान है। आप उनसे यकीन करें, बात करें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ चला जाए। और ज़ाती तौर पे रिहान अल्लाह वाला जो है वो ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसी शख्सियत है, वो इंसान है जो बग़ैर किसी मुनाफा के, बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी मतलब कह लें कि आपसे फ़ायदा की उम्मीद रखे बिना आपको वो नवाज रहे। वो एक ऐसा दरख्त है जो कि घनी, जिसकी छाँव बहुत घनी है, और पूरे इलाके को, पूरे गाँव को, पूरे मोहल्ले को, पूरे शहर को, पूरे मुल्क को वो सैराब कर रहे हैं, और बिना किसी अपने ज़ाती मुफाद के। रेहान अल्लाह वाला माशाल्लाह एक नाइस पर्सनैलिटी है। सो उनके बारे में यही मैं कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूथ को एक डायरेक्शन दे रहे हैं, यूथ को टेक्नोलॉजी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि उनको एक लाइफ पे लगा रहे हैं, एक लाइन पे लगा रहे हैं, ताकि वो सारे उससे बेनिफिट्स ले सकें। जी ज़ीशान साहब। आपने इंसान पार्टी ज्वाइन की ज्वाइन की या या नहीं? नहीं? जी निशान साहब, अभी तक तो ज्वाइन नहीं की, लेकिन पॉसिबल है कि शायद फ्यूचर में करूं। मैंने उनकी एक आध वीडियो देखी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बेसिकली हर बंदे की अपनी रूटीन लाइफ है, उसमें उसकी वर्किंग्स हैं सारी। सो इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था। सो उनके जितने टास्क है ना, जो कॉम्पिटिशन उन्होंने कुछ रखे हैं, 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स लाइक, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी अचीव कर ली है। तो अभी कुछ वो शायद उनसे मैंने देखा था, उनकी किसी वीडियो पे कमेंट किया, सो उन्होंने कहा नाउ व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, सो यू हैव टू स्टार्ट इंटरव्यूज। तो अभी उनका जो था वो 20 इंटरव्यूज वाला कुछ इस तरह का है, शायद कोई कंपटीशन उसका सेल फोन का या लैपटॉप का। तो उसके लिए अभी मैं स्टार्ट कर इंशाल्लाह आजकल में जो उनके 20 इंटरव्यूज हैं वो मैं इंशाल्लाह करने लगा हूँ स्टार्ट। तो बाकी माशाल्लाह रेहान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आप मुझे गाइड करेंगे इंसाफ पार्टी के हवाले से, तो मैं वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में ज्वाइन कर लूँगा जल्द। जी। जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ऑलरेडी 7 मिनट्स, क्योंकि ये 30 मिनट्स का होता है। 30 मिनट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे अगर समराइज करना चाहे बंदा, तो वो पूरा दिन लग जाता है, पूरी रात लग जाती है, पूरा टाइम भी लग सकता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं सीधा सीधा जो बेसिक चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर आज हमने डिस्कस की। जो आपका नॉलेज था वो आपने अपने तरीके से शेयर किया। जो जो बंदा ना चीज़ का था वो क्वेश्चन पूछने के हवाले से वो मैंने पूछे। तो इंशाल्लाह इसी तरह एक या दो सेशन 500 म्यूचुअल फ्रेंड में से और आपके साथ करेंगे, और अच्छे टॉपिक्स के ऊपर करेंगे। तो सही तरीके से आपने अच्छे तरीके से गाइड किया लोगों को, ऑडियंस को, हमें भी, और सीखने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका थैंक यू कहता हूँ। बाकी हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, आबाद रहें। अशफाक अहमद की छोटी सी कोटेशन के साथ अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। जो अल्लाह ने आपको आसानियाँ दी हैं वो आप आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू शाह भाई।